हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो हमने लास्ट लेक्चर में हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने में। उसके बाद श्रोडिंगर के क्या कॉन्सेप्ट था, क्या पॉइंट्स उनके थ्रू रखा गया था, इस पॉइंट को समझने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है। मैं आपको इस पूरे लेक्चर में बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा कि भाई श्रोडिंगर इक्वेशन जो है बेसिकली है क्या और इसका कहना क्या है। तो देखो, इसके इक्वेशन को देखकर आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ना गिव अप कर जाते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बात, आप इस तरह से इक्वेशन को देखकर, या मान लो कि किसी भी मतलब कि अगर अभी तो आप लोग जैसे मान लो 12th स्टैंडर्ड में हो, आगे जाओगे हायर जब स्टडीज करोगे तो वहाँ भी उस तरह के बहुत सारे इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उन इक्वेशन का मतलब आप समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में देखेंगे कि क्या उसका इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हर एक टर्म क्या है, और वेव मैकेनिकल मॉडल इसे क्यों कहते हैं। क्योंकि श्रोडिंगर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसके वेव नेचर को मानते हुए ये मॉडल, एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। मतलब ये कि एटॉमिक मॉडल जो श्रोडिंगर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी अज्यूम किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव मैकेनिकल मॉडल में। तो हम लोग देखेंगे इस पूरे लेक्चर में श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव मैकेनिकल मॉडल, और उसके बाद फिर हम लोग और भी इसके इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और फैक्ट्स के बारे में हम लोग पूरे लेक्चर में जानेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या इसे हम कह सकते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो अब ये जो मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था श्रोडिंगर के थ्रू, और उन्होंने ये जो मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो इसमें उसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी तुम्हारा कंसिडर किया था। मतलब ये कि अभी तक, ठीक है, जितना भी तुम्हारा एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था, चाहे वो जे थॉमसन की बात करें, रदरफोर्ड की बात करें, या बोर्स मॉडल की बात करें, सभी में इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को अज्यूम किया गया था। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर किया? इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया गया एक वेव नेचर। कहा जाने लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करेगा तो उसके साथ तुम्हारा एक वेव एसोसिएट होगा। अब ये जो वेव एसोसिएट हो रहा है, इसका ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसी एम्पलीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई से, इसे कहते हैं साई। ठीक है, इसका एक और नाम भी हम कह सकते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन बेसिकली क्या है? तो वेव फंक्शन इज द एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स। तो जब ये मूव करेगा, जब भी ये मोशन में होगा, तो जो वेव एसोसिएट होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? साई, दैट इज वेव फंक्शन। सिंपल, जैसे आप अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये सब जान रहे हो, वैसे एक साई भी तुम्हारा क्या है? लेटर है, जिसको हम तुम्हारा वेव फंक्शन के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अपने वेव मैकेनिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए श्रोडिंगर ने, ठीक है, क्या किया? तुम्हारा एक इक्वेशन तुम्हारा डिराइव किया। उस इक्वेशन को हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वो श्रोडिंगर इक्वेशन जो था, उस इक्वेशन से उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है। जैसे मान लो ये जो है, ये आपका मान लो ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन यही आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहां से मान लो r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये तुम्हारा z एक्सिस। तो ये मान लो ये जो r डिस्टेंस पे आपने एक इलेक्ट्रॉन माना है, तो हमने क्या कहा? इसके साथ तुम्हारा एक वेव भी एसोसिएट होगा। तो ये जो वेव का जो मोशन होगा ये 3 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारा r डिस्टेंस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज y एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा बना रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं कि तुम्हारा XZ प्लेन, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन आपका क्या हो गया? XZ प्लेन। तो इस XZ प्लेन पे हम लोग क्या कर लिए? इसका एक प्रोजेक्शन बना लिए, मतलब मिरर इमेज। तो ये प्रोजेक्शन तुम्हारा मान लो
किस प्लेन पे हमने बना लिया, तुम्हारा XZ प्लेन पे। तो ये सपोज तुम्हारा Z से तुम्हारा एंगल कितना बना रहा है, फाई। Z से तुम्हारा ये एंगल कितना बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बात को समझना अच्छे से। यहाँ पे r थीटा फाई, इसका मतलब समझना r क्या है। तो r तुम्हारा वो रेडियल डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जहां पर अभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। थीटा क्या है, तो वो तुम्हारा y एक्सिस से बनाया गया एंगल। ठीक है, उसके बाद फाई क्या है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो रेडियल पोजीशन है उसका प्रोजेक्शन जो है, उसका प्रोजेक्शन उससे z एक्सिस का तुम्हारा कितना एंगल बन रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा एक सिंपल इलेक्ट्रॉन का, हमने यहाँ पे पोजीशन दिखा दिया 3 डायमेंशनल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में श्रोडिंगर ने इसी इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन पे क्या लिखा था, इक्वेशन लिखा था, जिसे कहा गया तुम्हारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में, द एटॉमिक मॉडल which is based on wave and particle nature of electron is called wave mechanical model। इसे कहा गया वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, उसके बाद इसे डेवलप किसने किया, श्रोडिंगर ने इसे डेवलप किया तुम्हारा। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय एरविन श्रोडिंगर in 1926। तो 1926 में एरविन श्रोडिंगर या ई श्रोडिंगर ने इस मॉडल को तुम्हारा क्या किया, डेवलप किया। This model describe the electron as a three-dimensional wave in electronic field of न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस आपका, मान लो ये जो आपका न्यूक्लियस दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें उस इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव दिखाया गया, उसका 3 डायमेंशनल मोशन को तुम्हारा यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, एज अ 3 डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। श्रोडिंगर derived an equation which describe the wave motion of an electron, and this equation is known as श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी इक्वेशन को कहा गया श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो, इस इक्वेशन का हमें डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिंपली तुम्हारा हमें क्या पढ़ना है, तुम्हारा इस इक्वेशन का एग्जैक्ट तुम्हारा करेक्ट फॉर्म तुम्हारा क्या है, तो d स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर d स्क्वायर साई बाई dy स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई बाई dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन था। इसी इक्वेशन को कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को अच्छे से आप लोग लर्न कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, ये इक्वेशन आपको ऑप्शन में लिख के दे देगा, पूछेगा कि कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो उसमें यही इक्वेशन लिखा रहेगा, इसी को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो इक्वल टू कर देगा, ये पूरा प्लस का टर्म इधर माइनस में चला जाएगा। मान लो यहाँ राइट साइड में प्लस कर दे, यहाँ पे e माइनस वी को b माइनस ई कर दे, तो ये सारा टर्म में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। तो आप एग्जैक्ट एक फॉर्मूला को हमेशा लर्न करोगे, और इसी क्वेश्चन, अगर इससे कभी क्वेश्चन पूछेगा भी तो बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा इक्वेशन श्रोडिंगर का करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो सकता है। अब इसमें ये सारा टर्म जो है, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, वेयर x y
and z are the coordinates of electron in three-dimensional wave motion। ठीक है, एक्स वाई जेड तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद साई हमने देख लिया। अभी साई क्या होता है, तो साई वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये हो गया साई। उसके बाद आपका एक टर्म था ई। तो ई क्या है, तो ई है आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, तो वी है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एच आपका हो गया प्लैंक कांस्टेंट। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन कहलाया तुम्हारा क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन। अब जैसे मान लो कि जब हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को तुम्हारा सॉल्व करते हैं, तो जब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो इससे तुम्हारा क्या हुआ, काफी सारा तुम्हारा इसका सॉल्यूशन डिराइव किया गया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमने जो तुम्हारा वेव फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं तुम्हारा, देखो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। द वेव फंक्शन associated with an electron can be written as उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, psi x y z। ठीक है, अब देखना बात को समझना। ड्यू टू थ्री डायमेंशनल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन का तुम्हारा जो मूवमेंट है, ठीक है, वो थ्री डायमेंशनल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसा तुम्हारा शो कर रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि अगर हम लोग सिंपली साई एक्स वाई जेड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को, वेव इक्वेशन को, तो काफी डिफिकल्ट होता है स्टडी करना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं तुम्हारा, ठीक है, इस साई एक्स वाई जेड जो आपको दिख रहा है, that is Cartesian form of equation is converted into polar coordinates as it is easy to study the movement of an electron in polar coordinate rather than कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हुआ क्या ना कि तुम्हारा ज्यादा डिफिकल्ट होने लगा एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। साई एक्स वाई जेड का मतलब ये आपका हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसे हम लोग तुम्हारा किस फॉर्म में पढ़ने लगे, इसे हमने पढ़ने लगे तुम्हारा पोलर फॉर्म में। तो इसलिए साई एक्स वाई जेड को कन्वर्ट कर दिया गया आर थीटा फाई। ये हो गया तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो मतलब ये जो साई आर थीटा फाई हो गया, ये तुम्हारा कहलाने लगा तुम्हारा क्या, अब ये वेव फंक्शन हो गया। करेक्ट वे रिप्रेजेंट करने का ये वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ आर थीटा एंड फाई, वेयर आर इज इक्वल्स टू, आर क्या कहलाया, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरह से आपका थीटा क्या कहलाया, तो थीटा आपका, और या मान लो थीटा और फाई दोनों को हम लोग कह सकते हैं तुम्हारा क्या है, बेसिकली तुम्हारा दो एंगल तुम्हारा हो जाएगा, एंगल ऑफ रेडियल डिस्टेंस विथ वाई एक्सिस, एंड आपका फाई क्या हो गया, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस विथ z एक्सिस।
तो ये हो गया r थीटा फाई। तो बेसिकली अब हम लोग तुम्हारा साई xyz के फॉर्म में ना पढ़ेंगे, हम लोग इसलिए साई r थीटा फाई के फॉर्म में ज्यादातर पढ़ते हैं, और इसलिए साई r थीटा फाई को हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं साई r इंटू साई थीटा फाई के फॉर्म में। अब यहाँ से ये जो साई r हो गया, ये हो गया आपका रेडियल वेव फंक्शन, ये हो गया आपका रेडियल वेव फंक्शन, और साई थीटा फाई को हम लोग कह सकते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, क्योंकि अब उसमें सिर्फ एंगल का टर्म हो गया तुम्हारा, और ये क्या कहलाया तुम्हारा वेव फंक्शन। तो ये आपका कहलाया वेव फंक्शन, ये आपका रेडियल वेव फंक्शन, और ये एंगुलर वेव फंक्शन। तो यहाँ पे बात को समझना कि आपका जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, किसकी सिग्निफिकेंस की, साई की सिग्निफिकेंस की बात कर ले, तो साई जो है वो किस चीज को तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने कहा ये सिंपली तुम्हारा एम्पलीट्यूड फंक्शन है, एम्पलीट्यूड फंक्शन है, एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब वो वेव मोशन कर रहा होगा, ठीक है, उस समय का तुम्हारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तुम्हारा क्या, साई। अब बात को समझना कि द वैल्यू ऑफ साई, द वैल्यू ऑफ साई मे बी positive or negative. So to represent the probability of an electron in a specific region, psi was not the accurate parameter, and therefore psi square was introduced, psi square was introduced। तो अब अगर हम लोग बात कर ले सिग्निफिकेंस की, किसकी, साई स्क्वायर की, तो बेसिकली ये साई स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट रिप्रेजेंट द probability of finding an electron in a region, and psi square जो है ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, and psi square can never be negative, so it is the accurate parameter to find probability of an electron। so यहीं से आपका ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। so a region inside an atom was found where psi square is found to be maximum, that is greater than 95%. This region is called orbitals. This region is called orbitals, ठीक है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम है, अबाउट 95% से भी ज्यादा होता है। तो ये सारा कुछ था किसका, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। अब इस इक्वेशन का अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा, अगर इस इक्वेशन का अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसी को हम लोग तुम्हारा क्वांटम नंबर कहते हैं, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में। तो सबसे पहले